नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब चलिए दिखाते हैं आपको 20 मिनट में 20 बड़ी खबरें। रविवार छुट्टियों का दिन होता है और बच्चे इस दिन को लेकर पूरे 7 दिन तक इंतजार करते हैं। अपने सभी काम पहले ही निपटा लेते हैं ताकि रविवार को मस्ती कर सकें, पिकनिक मना सके। जबलपुर के एक स्कूल के बच्चे भी पिकनिक के लिए गए, लेकिन शायद उनकी पिकनिक मनाने की खुशियां रास्ते में खत्म हो गयी। दरअसल बच्चे और स्टाफ स्कूल बस में बैठे थे। नेहरा चौक पर पहुंचते ही बस में शॉर्ट सर्किट हुआ। इसके बाद बस में अचानक से आग लगने लगी। देखते ही देखते बस में आग धधक उठी और ये देखकर सभी के होश उड़ गए। बच्चों में चीख पुकार मच गई। गनीमत ये रही कि पास में ही सेना के जवान और फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद थी। सेना के जवानों ने बिना कोई देर किए आग बुझाना शुरू किया। दूसरी ओर कुछ जवानों ने बस की खिड़कियां तोड़नी शुरू की। उन्होंने बच्चों और स्टाफ को खिड़कियों से बाहर निकाला। हादसे के वक्त बस में 36 बच्चे सहित 46 लोग सवार थे और ये सभी बच्चे डुमना नेचर पार्क पिकनिक मनाने जा रहे थे। बच्चे एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला पाटन के छात्र थे। हादसे के वक्त बस में फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम नहीं थे, जो स्कूल की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। अब इस तस्वीर को देखिए जो नरसिंहपुर के पास की है, जहां NH-44 पर बस पलट गई। बस बरमान से नरसिंहपुर जा रही थी और इस दौरान NH-44 के कपूरी तिराहे पर अनियंत्रित हुई हादसा हुआ। बस में दर्जनों यात्री सवार थे, जिसमें करीब 10 यात्री घायल हुए हैं। घायलों को जिला चिकित्सालय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान बस डिवाइडर पर चढ़ गई और पलटी मार दी। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मौके पर पुलिस पहुंची, राहत कार्य में जुटी रही। जंजीर की सड़क पर उस वक्त कोहराम मच गया जब एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी और फिर जो हुआ तस्वीरें उसकी कहानी कह रही है। कार के परखच्चे उड़ गए, एक एक पार्ट टूट चुका है और तो और इस कार में सवार लोगों की मौत हो गई। ये घटना जंजीर चांपा की है, जहां शादी में शामिल होकर लौट रही कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। इस कार में दुल्हन भी बैठी थी। 16 श्रृंगार के साथ मायका छोड़ नए घर जा रही थी, लेकिन उसका नया घर नहीं बस सका। सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। एक्सीडेंट के बाद कार में आग लग गई। हालांकि आग को बुझा लिया गया। हादसे के बाद शादी का पूरा खुशनुमा माहौल मातम में बदल गया। दूल्हा दुल्हन दोनों के परिवार में शोक छा गया। परिवार में जहां कल तक शहनाई बज रही थी, वहां आज सन्नाटा पसरा हुआ है। तो वहीं ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। मुरैना में चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। चोर बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। चोरी की एक और खबर आई है। चोर रात के अंधेरे में दीवार तोड़कर एक भैंस और उसके बच्चे को लेकर फरार हो गए। सुबह जब मालिक जागा तो भैंस तलबे में नहीं था। सीसीटीवी कैमरे को देखा तो चौंक गया। चोरों की करतूत कैमरे में कैद हो गई। ये मामला स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के बड़ोखर गांव का है, जहां दाऊद दयाल शर्मा प्रतिदिन की तरह शुक्रवार की रात्रि 9 बजे भी अपनी भैंस को बाड़े में बांधकर सो गया। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि आज उसकी भैंस पर चोरों की नजर है। शातिर चोर रात 12 बजे के बाद भैंस के पास पहुंचते हैं और उसे बाहर निकालने के लिए दीवार को तोड़ते हैं। उसके बाद रेकी करता है। उसके बाद भैंस को और उसके बच्चों को बाहर निकाल कर ले जाते हैं। वहीं एक चोर गेट पर रेकी करता है। जब भैंस मालिक की नींद खुलती है और भैंसों के लिए चारा डालने जाता है तो पता चलता है कि चारा खाने वाली भैंस अब कोई चुरा ले गया। मामले की शिकायत की गई। पुलिस शिकायत दर्ज कर जांच में जुट गई है। क्रिकेट की पिच पर खेल हो या फिर सियासत की पिच पर चुनाव, यहाँ एक को हार मिलती है, एक को जीत। जीतने वाला जश्न मनाता है, हारने वाला अफसोस। लेकिन कभी सुना है क्या कि किसी की हार पर कोई जश्न मना रहा हो? नहीं ना। आज सुन लीजिए, ये जनाब जो आपको सिर मुड़ाते नजर आ रहे हैं, ये किसी की हार की खुशी मना रहे हैं। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे वजह भी है।
आज ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इससे पीछे करीब 15 साल पहले की कहानी छिपी है। आज से करीब 15 साल पहले केपी सिंह शिवपुरी के पिछोर से विधायक थे। अब उस समय बुजुर्ग किसी मामले को लेकर शिकायत के लिए पहुंचे तो उस दौरान केपी सिंह ने बुजुर्ग को चांटा मार दिया, जिस बात से काफी दुखी हुए और संकल्प लिया कि जिस दिन केपी सिंह हारेंगे उस दिन वो अपना सिर मुंडा लेंगे। 15 साल बाद जब उनकी हार हुई तो ये बुजुर्ग ने अपने आप से किया वादा पूरा किया। ये किस्सा कहीं न कहीं उन नेताओं के लिए सबक है जो पद पर रहते हुए अभिमान में जीने लगते हैं। अब नेताजी को हार तो चुपती होगी, उनके साथ साथ बुजुर्ग का सिर मुंडवाना भी तमाचे से कम नहीं होगा। अब इंदौर लेकर चलते हैं, जहाँ की घटना के बारे में जानकर आप सन्न रह जाएंगे। इंदौर में डबल मर्डर हुआ है। एरोड्रम थाना क्षेत्र के अशोकनगर में दोहरा हत्याकांड सनसनीखेज वारदात सामने आई। बदमाशों ने धारदार हथियार से एक महिला और एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। मृतक रवि ठाकुर एक होटल व्यवसायी है। मृतक महिला सरिता नरवरिया है। दोनों रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। बेटी ने बताया कि उसके फोन पर उसकी मां का मैसेज आया कि कोई उसे कमरे में बंद कर मार रहा है। जब वो घर पहुंचती तो दरवाजा बंद मिला। दरवाजा खुला तो अंदर मां सरिता और गुरु पिता रवि ठाकुर के खून से लथपथ शव पड़े हुए थे। पुलिस जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज निकाल रही है। पता चला कि उसके घर से कुछ लोगों के निकलने की भी सूचना है। रवि का पहले कई महीनों से महिला के पास आना जाना लगा रहता था। दोनों के परिवार में आपस में विवाद चल रहा था। आशंका जताई जा रही है कि परिवार के लोगों ने दोनों को साथ में देख लिया। हत्या में करीबी रिश्तेदारों के नाम भी सामने आ सकते हैं। पुलिस जांच कर रही है। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? तस्वीरें देखिए, गुस्सा जरूर आएगा। ये इंसान है या हैवान, सवाल भी जरूर आएगा। तस्वीरें कहती है कि कोई ऐसा आखिर कैसे कर सकता है। घटना गुना की है, जहां एक युवक ने बेबी डॉग को उठाकर जमीन पर जोर से पटक दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि वीडियो इतना विभत्स है कि हम आपको बिना ब्लर किए नहीं दिखा सकते। वीडियो में एक युवक दुकान की सीढ़ियों पर बैठा नजर आता है। इस दौरान उसके पास दो बेबी डॉग पहुंचकर अटकेलियां करने लगते हैं। इस दौरान युवक ने आओ देखा न था, एक बेबी डॉग को उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। युवक यही नहीं रुका, इसके बाद पैर से डॉगी को मसलने की भी कोशिश कर रहा था। गौरतलब है कि जिस मकान के बाहर ये वारदात हुई उसके मालिक ने शहर कोतवाली पुलिस को लिखित आवेदन देकर आरोपी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग रखी है। पूरी घटना शनिवार की बताई जा रही है। एक साथ शादी के बंधन में बंधे और एक साथ दोनों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। कोरबा में एक पति और पत्नी का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। दीपका के रहने वाले नारायण सिन्हा का बीमारी के चलते निधन हो गया। पत्नी रमावती देवी पति के बिछड़ने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। पति की मौत के सदमे में 24 घंटे में पत्नी की भी मौत हो गई। मौत के बाद दोनों की शव यात्रा भी साथ साथ निकाली गई। एक ही चिता पर 72 साल का रिश्ता खत्म हो गया। शादी के मंडप पर जन जन का साथ निभाने की कसम खाने वाली इस जोड़ी को धूमधाम से आखिरी विदाई दी गई। 95 साल के वशिष्ठ नारायण सिन्हा मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। पिछले कई सालों से वो दीपका में रहते थे। लंबे समय से बीमार चल रहे नारायण का इलाज चल रहा था। दोनों की मौत के बाद लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। गांव में दंपति के निधन के बाद गमगीन माहौल है। हर कोई उनको याद कर रहा है। एमपी में ठंड का सितम जारी है। अब सड़क पर सूर्य की रोशनी की जगह कोहरे की चादर नजर आती है। हवाओं में नमी का स्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से सिहरन वाली ठंड शुरू हो गई है। ये हालात एमपी के 20 शहरों में देखने के लिए मिल रहा है, जहां तापमान 15 डिग्री से नीचे पहुंच गया। उमरिया में ठंड कहर की तरह लगने लगे हैं। पारा 13.3 डिग्री के करीब पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे कम तापमान है। हवाओं का रुख उत्तरी होने से रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक रात के तापमान में लगातार गिरावट जारी रहेगी। मतलब साफ है कि अब मोटे मोटे रजाई और कंबलों का सहारा लेना पड़ेगा। ठंड का असर सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि सब्जियों पर भी पड़ रहा है, जिसमें पाला पड़ने लगा है और इस वजह से सब्जियां खराब होने लगी। प्रदेश के ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली और सीधी में मध्यम से घने कोहरे की आसार नजर आ रहे हैं, जिससे जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। एमपी में अब ट्रेन पटरी पर सिर्फ दौड़ेगी नहीं बल्कि हवा से बात करेगी, क्योंकि रेलवे की महत्वाकांक्षी योजना पटरियों पर दिखने वाली है। पश्चिम मध्य रेल के भोपाल इटारसी में 3rd लाइन पर सेफ्टी ट्रायल हुआ।
ये ट्रायल वरखेड़ा बुधनी स्टेशन के मध्य 26.50 किलोमीटर तक हुआ। चीफ सेफ्टी कमिश्नर रेल मुंबई सर्कल मनोज अरोड़ा ने इसका निरीक्षण किया। इस दौरान ट्रेन को 95 किलो प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाई गई। ट्रायल सफल रहा और अब इस ट्रैक पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन दौड़ने की अनुमति दे दी गई है। भोपाल इटारसी मार्ग भारतीय रेलवे का एक महत्वपूर्ण और व्यस्त खंड है जो मध्य भारत में पड़ता है और इस रूट पर कई यात्री सफर करते हैं। तीसरी लाइन के चालू हो जाने से और गाड़ियों की गति बढ़ने से एक साथ ही क्षेत्र में प्रगति में मदद मिलेगी। कोरबा के पोंडी उपरोड़ा विकासखंड में इन दिनों 45 हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया हुआ है। ग्रामीणों के घर तोड़ने के साथ साथ फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। हाथियों के उत्पात की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें खेतों में हाथियों के उत्पात पिछले एक सप्ताह से हाथियों के झुंड ने ग्रामीणों को दहशत में डाला हुआ है। हाथियों के पैरों के निशान से समझा जा सकता है कि कटघोरा वन मंडल के डीएफओ कुमार निशांत ने बताया कि कटघोरा वन मंडल में कुल 61 हाथी अलग अलग रेंज में विचरण कर रहे हैं, जिसमें एक लूनर हाथी शामिल है। ग्रामीणों को मुनादी और हाथियों की लोकेशन की जानकारी समय समय पर दी जा रही है। हाथियों से दूर रहने की हिदायत भी दी जा रही है। हाथियों का उत्पात इस साल कटघोरा वन मंडल में और सालों की तुलना में ज्यादा बढ़ गया है। जहां एक तरफ हाथी के हमले से लोगों की जान गई, वहीं घर, सब्जी और फसल को भी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में किसानों और ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। राजा राव पठार में बालोद, धमतरी और कांकेर जिला के आदिवासी समाज द्वारा वीर मेला का आयोजन किया गया है। आदिवासी समाज की वेशभूषा संस्कृति को जानने का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ आकर आप उनकी संस्कृति से वाकिफ हो सकते हैं। इसे आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। यहाँ हर साल आम लोगों के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी पहुँचते हैं। यहाँ 3 दिवसीय मेले में प्रदेश भर के ध्रुव गौड़, बैगा, कमारगोड़, नगारची समाज के आदिवासी शामिल होने पहुंचते हैं। इस मेले में आदिवासी परंपरा और संस्कृति की झलक हर तरफ छाई रहती है। इस तरह एक आयोजन से नई पीढ़ी अपने महान व्यक्तित्व को तो जानती ही है, अपनी संस्कृति से भी परिचित होती है। दर्दनाक हादसा भोजीपुरा थाने से कुछ दूर नैनीताल रोड पर हुआ। शनिवार की रात अर्टिका कार में सवार लोग शादी समारोह में शामिल होकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। घड़ी में 11 बज चुके थे, लेकिन रास्ते में एक अनहोनी सभी का इंतजार कर रही थी। कार में 8 लोग सवार थे। अचानक कार का टायर फटा और वो डिवाइडर को पार करते हुए दूसरी लेन में पहुंच गई, जहां कार एक डंपर से टकराती है और उसके बाद एक जोरदार धमाका होता है। कार और डंपर दोनों आग की चपेट में आ गए। कार में सवार लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला, जिससे बाद में सभी बुरी तरह से झुलस गए और बाद में सभी की मौत की खबर आई। हादसे के बाद मौके पर लोगों का जमावड़ा लग गया। अब इस तस्वीर को देखिए, जो मुरैना के कैलासर थाने क्षेत्र की है। बाइक सवार रात के अंधेरे में आतंक मचा रहा है। वो मार्केट जा रही महिला को अपना शिकार बनाता है। दरअसल एक महिला मार्केट की तरफ जा रही थी। इस दौरान चोर 2 बाइक पर सवार होकर आते हैं और महिला के गले में पहनी मंगलसूत्र को लूटकर भागने लगते हैं। महिला कुछ समझ पाती उससे पहले चोर रफू चक्कर हो गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो सामने आया है। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज की है, जिसके बाद पुलिस मामला दर्ज कर चोरों की तलाश में जुट गई है। पान मसाले के डिब्बे पर लिखा रहता है तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मतलब पान मसाला बनाने वाली कंपनी आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी कर रही है। अलग बात यह भी है कि वो कहते हैं कि हम बेचेंगे जरूर और तो और बेचने के लिए बड़े स्टार्स का सहारा भी लेंगे, प्रचार करवाएंगे। अब कंपनी तो नहीं फंसी, लेकिन इस बार ये स्टार्स बुरे फंसे हैं। अक्षय, शाहरुख और अजय देवगन पान मसाला का प्रचार करते हैं, जिस पर उनके खिलाफ याचिका दायर की गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ की अवमानना याचिका, जिसमें पान मसाले के ऐड के मामले में शाहरुख, अजय और अक्षय कुमार को नोटिस जारी हुआ।
केंद्र सरकार के वकील का कहना है कि मामले पर उच्चतम न्यायालय भी सुनवाई कर रहा है, लिहाजा याचिका खारिज कर दी जाए। इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 9 मई 2024 तय की गई है। बता दें कि पान मसाला का प्रचार कर रहे कलाकार शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन तीनों ही पद्म सम्मान से भी सम्मानित है और ऐसे में याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता मोतीलाल यादव का मानना है कि उनका ये कदम युवाओं के लिए सही नहीं है। बेटियों पर बुरी नजर रखने वालों जरा सावधान हो जाओ। अब लाडली बेटियों ने भी अन्याय और अत्याचार चुपचाप सहना छोड़ दिया है। इसी का ताजा उदाहरण मैहर जिले के अमरपाटन कॉलेज कैंपस में देखने को मिला है, जहां एक लाडली बेटी ने साहस जुटाकर आशिक मिजाजी युवक को कैंपस के अंदर ही ढूंढ दिया। पहले हाथ, फिर लात और फिर चप्पल की बरसात कर दी। लड़की ने ऐसी धुनाई की कि लोग देखते ही रह गए। दरअसल हुआ ये था कि शासकीय कॉलेज में पढ़ाई करने वाली छात्रा का मोबाइल नंबर कहीं से आशिक मिजाजी युवक को मिल गया था। उसने फोन पर मैसेज भेजे, लड़की ने समझाने की कोशिश की, उसने अभद्र कमेंट किए। उसके बाद लड़की ने लड़के को सबक सिखाया, युवक को फोन पर बुलाया और जैसे ही लड़की के बुलावे से युवक पहुंचा, लड़की शेरनी की तरह युवक को दौड़कर पीटने लगी। हर कोई हैरान रह गया कि आखिर क्या हो रहा है। इस दौरान कुछ युवकों ने घटनाक्रम को अपने मोबाइल फोन में कैद किया, जो वायरल हो रहा है। पिटने वाले युवक का फिलहाल पता नहीं चल सका है। मामले में कोई शिकायत भी नहीं की गई। अयोध्या में राम मंदिर का तेजी से निर्माण हो रहा है। रोज मंदिर निर्माण की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूरा देश इन तस्वीरों को देखकर उत्साहित है और अब सभी को इंतजार है उस पल का जब रामलला नए मंदिर में विराजमान होंगे। इस घड़ी को लेकर कितना उत्साह है, इसका अंदाजा इस खबर से लगाया जा सकता है। राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 28 साल का ये लड़का महाराष्ट्र पुणे से अयोध्या तक की साइकिल यात्रा पर निकला है, जो रास्ते में मिलने वाले लोगों को सनातन के प्रति जागरूक कर रहा है। साथ ही उन्हें 24 जनवरी को भगवान रामलला के कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भी दे रहा है। ये युवक पिछले 17 दिनों से लगातार साइकिल से यात्रा कर रहा है। ये युवक 15 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगा और राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम पूरा होने तक अयोध्या में ही रहेगा। प्रयागराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला बलराम वर्मा महाराष्ट्र के पुणे में कैंटीन में छोटी सी नौकरी करता है। वो पिछले 1 साल से रामलला के मंदिर में विराजमान होने की खबरें सुन रहा था। जब तारीख तय हो गई तो उसने अयोध्या जाने का मन बना लिया। कैंटीन का काम छोड़कर वो साइकिल से अयोध्या के लिए निकल पड़ा। भारत में बहुत सारे पक्षी उत्तरी एशिया, यूरोप, साइबेरिया और टुंड्रा के क्षेत्रों से बर्फीली सर्दियों के शुरू होते ही लंबी यात्रा कर भारत आकर कुछ महीने रहते हैं। इसी कड़ी में हापुड़ के ब्रजघाट में साइबेरिया प्रवासी पक्षियों ने आना शुरू कर दिया। हजारों साइबेरियाई पक्षी कई किलोमीटर से ज्यादा उड़ान भरने के बाद उत्तर प्रदेश के ब्रजघाट में आए, जिससे घाट की सुंदरता ज्यादा बढ़ चुकी है। ब्रजघाट पर साइबेरिया के पक्षियों के आने से घाट गुलजार है। साइबेरिया के पक्षियों को स्थानीय लोग भी देखने के लिए आ रहे हैं। ब्रजघाट पर सुबह सुबह उड़ते दिखाई देते पक्षियों से घाट पर रौनक बढ़ गई। गंगा नदी में डुबकी लगाने वाले तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए मनमोहक दृश्य बना हुआ है। पर्यटकों का कहना है कि जब पक्षी हमारे पास से गुजरते हैं तो एक अद्भुत ही अनुभव होता है। हर साल पक्षियों की संख्या बढ़ रही है। बताते चले कि ब्रजघाट पक्षी अभयारण्य के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। जब भी पक्षी अभयारण्य में पानी का स्तर नीचे जाता है तो डेमोइसल क्रेन जैसे पक्षी ब्रजघाट के घाटों पर आ जाते हैं। ये पक्षी हर साल सर्दियों के मौसम में साइबेरिया से भारत के आर्द्र भूमि की ओर से पलायन करते हैं, क्योंकि साइबेरिया में तापमान उत्तर में गिर जाता है। भारत में सर्दियों के महीने बिताने के बाद पक्षी बाद में अपने घरेलू मैदानों में वापस चले जाते हैं। हाथों में बंदूक, सर पर काला कपड़ा बांधे ये कोई कमांडो नहीं है। ये तो गली गली में जहां भी बंदर दिखाई दे रहे हैं उन्हीं के पीछे भागते हैं और गन से फायरिंग करना शुरू कर देते हैं।
हालांकि फायरिंग करने का मकसद बंदरों को मारना नहीं बल्कि उन्हें सिर्फ भगाना है। मथुरा शहर के गताश्रम टीले पर 2 बंदूकधारियों को तैनात किया गया है। 7-7 हजार रुपए महीने की सैलरी पर इन लोगों को बंदरों की रखवाली के लिए रखा गया है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ये लोग ड्यूटी पर रहते हैं। इनके हाथ में ये एयर गन रहती है और इसी की मदद से ये बंदरों को भगाते हैं। दरअसल मथुरा और वृंदावन में बंदरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि यहाँ के लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो चुका है। लोग अपने काम के लिए बाहर निकलते हैं तो खूंखार बंदरों से उनका सामना होता है। कोई बंदर हमला करने के लिए दौड़ता है तो कोई सामान को छीनने के लिए। बंदर किसी का मोबाइल छीन लेते हैं तो किसी का पर्स। मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। कहा जा रहा है कि बंदरों के हमलों में कुछ लोग जान भी गंवा चुके हैं। घायलों की संख्या तो हजारों में बताई जा रही है। और लगातार रायपुर पर नजर बनी हुई है क्योंकि यहां एक बड़ा घटनाक्रम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक, जिसमें पर्यवेक्षक बैठक ले रहे हैं। नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर किसी भी वक्त ऐलान किया जा सकता है। पर्यवेक्षकों की विधायकों से चर्चा लगातार जारी है। आपको बता दें कि अभी इस वक्त रायपुर में चल रही कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जो बैठक है, इस बैठक पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का ऐलान यहां किसी भी वक्त हो सकता है। लगातार इस पर हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पर्यवेक्षकों में आपको बता दें अर्जुन मुंडा इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। सर्बानंद सोनोवाल पहुंचे हुए हैं। दुष्यंत कुमार गौतम पर्यवेक्षक बनाए गए हैं इस बार। और अब जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, जिसमें कई पुराने अनुभवी नेता हैं तो कई नए विधायक, बिल्कुल नए विधायक पहली बार विधानसभा जाएंगे, ऐसे विधायक भी चुने गए हैं। जनता ने इस बार ऐसे विधायकों को भी मौका दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरों को मौका दिया था। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के उन भरोसेमंद कैंडिडेट्स पर जनता ने भी भरोसा जताया है। और बातचीत करेंगे लगातार हम हमारे सहयोगी जो कि ग्राउंड जीरो से लगातार जुड़े हुए हैं, अपडेट दे रहे हैं। युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। युगल, लंच खत्म हो चुका है, बैठक चल रही है और कई बैठकें सिलसिलेवार तरीके से अब तक हुई हैं। लगभग कितनी बैठकें हो चुकी हैं? फाइनल बैठक कौन सी होगी? चेहरा कब तय होगा? लोग ये जानना चाहते हैं। देखिए आशीष, 2 बैठक थी। पहली बैठक थी जो खाना खाने के दौरान औपचारिक रूप से भेंट मुलाकात करना है, परिचय होना था, चर्चा की जानी थी। वो पहली बैठक है, पहले भी संपन्न हो चुकी। लगभग 2:15 बजे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे। उसके बाद 2:30 बजे जो महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें 1-to-1 होना है, वो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। अब मुख्यमंत्री कौन होगा, चेहरा कौन होगा, उस पर जो 1-to-1 राय है वो लिए जा रहे हैं। 3 पर्यवेक्षक आए हैं, अर्जुन मुंडा है और असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी यहाँ पर सोनवाल है, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। 3 पर्यवेक्षक हैं, वो 1-to-1 कर रहे हैं और सीधा राय जाना जा रहा है कि आखिर प्रदेश की बेहतरी के लिए, संगठन की बेहतरी के लिए और पार्टी के बेहतरी के लिए कौन मुख्यमंत्री है वो हो सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य की कमान जिनके हाथों पर जाएगी वो ऐसा कौन चेहरा है। हालांकि 4 बजे पीसी है बीजेपी की, तो उस पर ही खुलासा हो पाएगा। लेकिन अब नामों पर मंत्रणा है, चर्चा है, उस पर शुरू हो चुकी है। और वैसे भी अगर कहें कि बीजेपी के पास खास करके चुनाव जीतने के बाद जो दावेदार हैं मुख्यमंत्री के, उनकी फहरिस्त है, लंबी है। महिला वर्ग में कहें, ओबीसी वर्ग में कहें, अगर प्रशासनिक दक्षता की बात करें उस पर भी कहें, और अनुभवी लोग हैं, उनमें तमाम ऐसे जो लोग हैं जिनकी दक्षता है। अगर लगातार हम सीट जीतने की बात करें तो 8 बार के विधायक भी हैं जिन्होंने लगातार एक साथ चुनाव जीता है। तो ऐसे अनुभवी लोगों का पूरा जो टीम उनके साथ है, जो छत्तीसगढ़ के विकास में काम तो करेगा ही, साथ ही साथ ये देखना होगा कि आखिर चेहरा वो कौन होता है। अगर हम बात करें टिकट वितरण की, तो जब बीजेपी ने जब टिकट वितरण किया उसके बाद जो आम लोग हैं, खास लोगों को हराया है। कांग्रेस के जो मंत्री हैं उन्हें हराया है, मैदान पर जो धूल चटा दी है। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी सदी हुई रणनीति के तहत लगातार है वो छत्तीसगढ़ पर काम कर रही थी, फोकस कर रही थी। अब इंतजार है कि आखिर छत्तीसगढ़ का
जो मुखिया है वो कौन होगा, इसके अलावा बीजेपी का जो वो चेहरा कौन होगा जो मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर सत्ता पर बैठेगा, काबिज होगा। जी स्वाभाविक है, निश्चित रूप से ये इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और जिस तरह से अभी बैठकों का दौर चल रहा है और 4 बजने में बहुत ज्यादा समय रह नहीं गया है, क्या ये भी हो सकता है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये डिले हो, क्योंकि बैठक भी कुछ डिले हुई, कुछ समय लगा वहां पर बातचीत करने में? जी देखिए, पूरे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से लेकर बस्तर से लेकर के सरगुजा तक और यहाँ राजनांदगांव से लेकर के तमाम जो सरहदी क्षेत्र हैं वहाँ के जो विधायक हैं उनको आने में वक्त जरूर लगा, लेकिन अधिकांश जो विधायक थे वो तय समय पर पहुंच चुके थे। और यहाँ पर अर्जुन मुंडा जो पर्यवेक्षक हैं वो एक कार्यक्रम में भी शामिल होने गए थे। तो कुल मिलाकर तय समय पे सभी जो औपचारिकताएं थी, जो कार्यक्रम था वो शुरू हो गया था। बैठक मेल मिलाप का दौर चल ही रहा था। खाना भोजन के दौरान ही बातचीत है, चर्चा परिचर्चा का दौर है वो शुरू हो गया था। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह लगभग 10 से 15 मिनट विलंब आए, लेकिन उसके बाद सीधा बैठकों का दौर है वो शुरू हुआ। अब राय शुमारी हो रही है, 1 to 1 हो रहा है, लोगों के राय जाने जा रहे हैं। ऐसे विधायक कई सबसे बड़ा ख्याल अगर बीजेपी रख रही है तो कहीं किसी तरह का विरोध हो वो ना हो। जिस तरह से कांग्रेस कलह से जूझ रही है तो ऐसा मौका बीजेपी है वो देना नहीं चाहती। और यही वजह है कि काफी सदी हुई रणनीति के तहत एक एक जो विधायक हैं जो चुन करके अभी आए हैं, नवनिर्वाचित विधायक हैं, बहुत से ऐसे विधायक हैं जो लगातार जीत रहे हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। अगर हम बात करें जानकारी तो मिलती रही है उसके मुताबिक अभी चर्चा विष्णुदेव साय के नाम को लेकर हो रही है कि विष्णुदेव साय संभवतः प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। क्या उप मुख्यमंत्री पदों के साथ जाएंगे या फिर विष्णुदेव साय को ही यहां पर चुना जाएगा, इसके बारे में भी जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, अभी देखिए सिर्फ कयास अटकलें लगाई जा रहे हैं। उनके जिनके समर्थक हैं वो पूरा दावा कर रहे हैं कि यही मुख्यमंत्री होगा। लेकिन फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से खबर है तो ये कहा जा सकता है कि 2 ऐसे नाम हैं जिन पर ठहरा हुआ है, उसमें है अरुण साव है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो विष्णुदेव साय है, संगठन में भी रह चुके हैं, उनका काफी तजुर्बा है, अनुभव है और केंद्रीय नेतृत्व भी उन्हें पसंद करता है। तो ये 2 नाम है, उस पर संभवतः सहमति बन सकती है। अगर कहीं किंतु परंतु हुआ तो उसके अलावा जो पर्यवेक्षक आए हैं वो नाम सुझा सकते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, युगल मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच जानकारी